बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि स्टार्ट होती है 1780 से और एंड होती है 1850 पे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दी टर्म रोमांटिक लिटरेचर माइट साउंड लाइक इट हैज़ समथिंग टू डू विद रोमांस। जैसे रोमांटिक लिटरेचर है, ये जो रोमांटिक टर्म है, ये जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रोमांस से रिलेटेड इसमें कोई चीज़ होगी, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। द वर्ड रोमांटिक कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लव स्टोरीज इन एनी कल्चर और टाइम पीरियड। जो वर्ड रोमांटिक है ये डिस्क्राइब किया जाता है कि इसमें लव स्टोरीज होंगी या लव रिलेशनशिप किसी भी कल्चर या टाइम पीरियड में। वाइल द वर्ड रोमांटिक विद कैपिटल आर डिस्क्राइब्स अ लिटरेरी मूवमेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरीज। तो अगर हम कोई रोमांटिक वर्ड देखते हैं जिसका जो आर है वो कैपिटल होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुई थी 18th एंड 19th सेंचुरीज़ में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रोमांटिक पीरियड है क्या। दी रोमांटिक पीरियड ऑल्सो नॉन एज रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड को हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, वॉज एन इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट। ये एक इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट थी दैट टुक प्लेस इन यूरोप, जो कि यूरोप में स्टार्ट हुई थी, एंड अमेरिका अराउंड 1780 टू 1850। अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, यूरोप में 1780 से लेकर 1850 पे ये एंड हुई थी। ये इसका टाइम पीरियड है रोमांटिक पीरियड का, रोमांटिक मूवमेंट का, या जिसको हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। जो रोमांटिक एज है उसको हम टाइम पीरियड या टाइम लाइन के विदाउट बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड और पीरियड्स दिए हुए हैं, एजेस दिए हुए हैं। 1780 से 1850 में तक जो एरा है वो है रोमांटिसिज्म का, और 1850 से 1900 तक जो एरा है वो रियलिज्म है, और 1870 से 1940 का जो एरा है उसमें मॉडर्निज्म एज जो है वो स्टार्ट होती है, और 1945 से प्रेजेंट अब तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कंटेम्प्रेरी पीरियड कहते हैं। अब 1700 में जैसे 1600 और 1800 तक जो एनलाइटनमेंट एरा है, एनलाइटनमेंट एज है, वो रही थी इंग्लिश लिटरेचर में। और 1760 से 1820 के जो टाइम पीरियड है वो उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, और 1789 से 1799 में के दौरान जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो इस तरह 1700, 1800, 1900 एंड 2000 का ये जो टाइम लाइन है, इससे हम रोमांटिसिज्म को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे पहले 1780 से 1850 रोमांटिसिज्म, जबकि 1600 एंड 1800 के दौरान जो एनलाइटनमेंट हुई थी, जो एरा है वो उसका टाइम पीरियड था। उसके बाद रियलिज्म, मॉडर्निज्म और कंटेम्प्रेरी पीरियड ये आ रहा है, और 1760, 1820 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी वो इस टाइम पीरियड में हुई थी। अब हम इन्फ्लुएंशियल राइटर्स देख लेते हैं रोमांटिक पीरियड के, वो कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्स में सबसे पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्ट विटमैन, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पी.बी. शेले और एमिली डिकिंसन। ये इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं। और जो नॉवलिस्ट्स हैं उनमें एमिली ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे, मैरी शेले, जेम्स फेनिमोर कूपर, हरमन मेलविले और नथानियल हॉथॉर्न जो हैं ये फेमस नॉवलिस्ट हैं रोमांटिक एज के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सारी हैं, और उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। उनमें सबसे पहले इमोशन एंड पैशन, सेकंड है द क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस, थर्ड अ रिटर्न टू द पास्ट, फोर्थ एन एव ऑफ नेचर, फिफ्थ द आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, the purity of childhood, the search for subjective truth, the celebration of individual, a break from convention and spirituality and the occult। ये important themes हैं, characteristics हैं रोमांटिक एज की, जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इमोशन एंड पैशन। द रोमांटिसिस्ट वर डीपली इन टच विद देयर फीलिंग्स। जो रोमांटिसिस्ट थे, जो रोमांटिक एरा के जो राइटर्स थे, वो अपनी फीलिंग से इन डेप्थ जो है वो
जुड़े हुए थे। मीन्स के जो फीलिंग्स होती थी उनके अंदर, जो जज्बात होते थे, जो इमोशन होती थी, उनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते थे। इमोशन वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल फीचर ऑफ द रोमांटिक पीरियड। इमोशन जो है वो क्रूशल फीचर है रोमांटिक पीरियड का। दे केयर्ड अबाउट इमोशन सच एज फेयर, एव एंड ऑर्डर। और इन्होंने जो इमोशंस होती हैं जैसे फेयर हो गया, एव हो गया एंड हॉरर हो गया, इस तरह की इमोशंस के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया और वो इन इमोशंस की जो है वो केयर करते थे। इन स्टोरीज़ रिटन बाय रोमांटिक राइटर्स ने जो स्टोरीज लिखी थी, कैरेक्टर्स उनमें जो होते थे वो ऑफन फोकस ऑन दी मोर सेंटिमेंटल साइड ऑफ द स्टोरी। उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो जो स्टोरी की सेंटिमेंटल साइड होती थी उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। इंक्लूडिंग देयर इनर स्ट्रगल्स, ड्रीम्स एंड पैशन। और जिसमें उनके इनर स्ट्रगल्स भी होती थी, ड्रीम्स भी होते थे और पैशंस भी रिफ्लेक्ट होते थे। नेक्स्ट है द क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस। Romanticists viewed urbanity and industrialization in a largely negative light. जो रोमांटिसिस्ट थे, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुई थी और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो भी इसी टाइम पीरियड के दौरान ही हुई थी। तो इस तरह जो रोमांटिसिस्ट थे वो नेगेटिवली लेते थे इस डेवलपमेंट को, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इस अनबैनिटी को। मैन रोमांटिक ऑथर्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेस। बहुत से जो रोमांटिक ऑथर्स थे, राइटर थे, उन्होंने ये कहा था कि प्रोग्रेस जो है ये इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए, बट क्रिटिसाइज द वे इट अफेक्टेड द कॉमन पीपल। लेकिन उन्होंने उस तरीके को क्रिटिसाइज़ किया जिस तरह ये जो कॉमन पीपल हैं वो इस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अफेक्ट हो रहे थे। Many romantic writers depicted the ugly side of urbanization. बहुत से जो रोमांटिक राइटर्स हैं उन्होंने अर्बनाइजेशन की, इस तरक्की की, टेक्नोलॉजी की जो अगली साइड है, जो बुरी साइड है, बैड साइड है, उसको डिपिक्ट किया है। एंड कमर्शलिज्म की। एंड यूज देयर राइटिंग टू आर्ग्यू फॉर सोशल चेंज इन इंग्लैंड। और अपनी राइटिंग को इंग्लैंड में सोशल चेंज लाने के लिए यूज़ किया। मैरी शेलीज़ फेमस नावल Frankenstein is an example that depicted the dangers of technology without emotion. मैरी शेलर की एक फेमस नावल है फ्रैंकनस्टीन, जो कि उन्होंने 1818 में लिखी थी। एक फेमस एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के डेंजर्स को डिपिक्ट किया है। थर्ड है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अ रिटर्न टू द पास्ट। रिलेटेड टू देयर क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस इज द फैक्ट दैट रोमांटिसिस्ट्स वर फैसिनेटेड विद द पास्ट। जो उनका क्रिटिक है, जो रोमांटिक राइटर ने क्रिटिसिज्म किया है प्रोग्रेस के ऊपर, वो इस बात को शो करता है कि जो रोमांटिक राइटर्स थे वो जो पास्ट था उससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। दे यूज देयर राइटिंग्स टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ व्हाट द पास्ट हैड टू ऑफर एंड हाउ फार सोसाइटी हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द गुड ओल्ड डेज। उन्होंने अपनी राइटिंग को यूज़ किया सब लोगों को, जो पीपल होते थे, उनको ये याद दिलाने के लिए कि किस तरह से जो हमारा पास्ट था वो कितना शानदार था और जो पास्ट की ज़िंदगी थी, जो पास्ट लाइफ थी, वो कितनी पुरसुकून थी और वो किस तरह से सोसाइटी के लिए अच्छी जो चीज़ें हैं वो ऑफ़र करती थी और किस तरह से जो अच्छे दिन हैं वो गायब से हो गए हैं सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से, सिर्फ इस डेवलपमेंट की वजह से। मैन रोमांटिसिस्ट ग्लोरीफाइड द मिडिल एजेस एंड रिवाइव्ड एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। बहुत से जो रोमांटिसिस्ट हैं, रोमांटिक राइटर्स हैं, उन्होंने मिडिल एजेस को ग्लोरीफाई किया अपने वर्क के अंदर और लिटरेचर के जो एलिमेंट्स थे मिडिल एजेस के, उनको अपने वर्क के अंदर जिंदा किया। सच एज नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर एंड डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एन एव ऑफ नेचर। मीन्स के नेचर से बहुत लगाव था उनको। रोमांटिसिस्ट सॉ नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। रोमांटिक्स जो होते थे, रोमांटिक राइटर जो होते थे, वो नेचर को एक सोर्स ऑफ ब्यूटी समझते थे और ट्रूथ समझते थे, क्योंकि वो देखते थे कि नेचर जो है, नेचर ही खूबसूरत है और नेचर में जो सच्चाई है वो पाई जाती है। देयर आर काउंटलेस रोमांटिक पोएट्स हु रोट लिरिकल बैलेड्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बर्ड्स एंड फ्लावर्स टू माउंटेन्स एंड क्लाउड्स। बहुत से रोमांटिक पोएट्स हैं जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखे हैं, जिसमें उन्होंने पोइम लिखी हैं बर्ड्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और माउंटेन्स एंड क्लाउड्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ चाइल्ड एज अ क्लाउड। ये एक इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और नेचर के ऊपर बेस्ड है। ओ टू द वेस्ट विंग ये पी.बी. शेले ने लिखी है। टू ऑटम ये जॉन कीट्स ने लिखी है और ये सारी पोएम जो हैं वो नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है द आइडियलाइजेशन ऑफ विमेन। विमेन को आइडियलाइज किया गया था रोमांटिक एज में। इन रोमांटिक एरा विमेन वर सीन एज इनोसेंट प्योर क्रिएचर्स हु शुड बी एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड। रोमांटिक एरा में वुमेन को इनोसेंट और प्योर समझा जाता था और ये समझा जाता था कि वुमेन को रिस्पेक्ट
करना चाहिए, वुमेन की इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैनी रोमांटिक पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट सेंटर्ड देयर नैरेटिव्स अराउंड सेलिब्रेटिंग द प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन। और बहुत से जो रोमांटिक पोइट्स थे और नॉवलिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो नैरेटिव्स होते थे जिसमें वो बोलते थे अपने नॉवेल्स के अंदर, राइटिंग वर्क्स के अंदर, लिटरेरी वर्क्स के अंदर, वो उन्होंने उसमें प्योरिटी और ब्यूटी, एक वुमन की प्योरिटी और ब्यूटी को उसमें सेलिब्रेट किया। अनफॉर्चुनेटली दिस आइडियलाइजेशन मेंट दैट द रोमांटिक मूवमेंट टिपिकली सॉ वीमेन एज ऑब्जेक्ट्स। लेकिन बदकिस्मती से ये जो आइडियलाइजेशन है, इसका मतलब है कि जो रोमांटिक मूवमेंट है वो टिपिकली ख़वातीन को, औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर देखती थी, मेल एडमायरेशन के लिए, रादर देन पीपल विद देयर ओन ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। वो ये समझते थे कि जो औरतें हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मेल कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कभी भी उनके साथ जो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर नहीं समझा जाता था, जिनके अपने ड्रीम्स हो सकते हैं एंड एम्बिशंस हो सकते हैं। फीमेल राइटर्स सच एज जेन ऑस्टन, मैरी शेले, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैड टू पब्लिश अंडर मेल नेम्ड बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड। और फीमेल राइटर जो थी रोमांटिक एज की, जैसे जेन ऑस्टन हो गई, मैरी शेले, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, इन्होंने अपने जो वर्क्स थे उनको मेल नेम्स से पब्लिश कराया था। मीन के इन्होंने अपने नेम्स नहीं दिए थे जब उनके वर्क पब्लिश हो रहे थे। इन्होंने जो मर्दों के नाम होते हैं, मेल के नेम्स होते हैं, उनसे अपने वर्क्स पब्लिश कराए थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड। रोमांटिसिस्ट बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू हैव अ प्योर एंड हैप्पी चाइल्डहुड। रोमांटिसिस्ट बिलीव करते थे कि चिल्ड्रन जो हैं उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपना प्योर एंड हैप्पी चाइल्डहुड गुजारें। एट दैट टाइम मैनी चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज। और उस टाइम बहुत से जो चिल्ड्रन होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो फैक्ट्रीज में काम करें, विच वॉज डेंजरस वर्क फॉर विच दे वर पेड एक्सट्रीमली लो वेजेस। और ये एक डेंजरस वर्क था जिसकी वजह, और इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे उन बच्चों को। रोमांटिक राइटर्स डिपिक्टेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाइल्डहुड, अ हैप्पी वन फुल ऑफ प्ले इंस्टेड ऑफ वर्क। और रोमांटिक राइटर्स ने अपने वर्क के अंदर एक ऐसा चाइल्डहुड को पोर्ट्रे किया है जो कि फुल ऑफ प्ले, मीन्स के खेलों से भरा हुआ है, ना कि काम से। टी.एस. ऑर्थर स्टोरी एन एंजल इन डिस्गाइज। टी.एस. ऑर्थर ने एक स्टोरी लिखी एन एंजल इन डिस्गाइज, जो कि डिस्क्राइब करती है अ वे अ चाइल्ड लव, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू फैमिली, के जिसमें एक जो बच्चा है उसका लव, उसकी पेशेंस और उसका जो ग्रेटिट्यूड होता है वो एक फैमिली के लिए खुशी की वजह बनता है। नेक्स्ट है दी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। मैनी रोमांटिसिस्ट सॉ देमसेल्व्स एज सेल्फ रिलियंट। बहुत से रोमांटिक राइटर्स जो अपने आप को सेल्फ रिलियंट समझते थे, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल समझते थे, हु स्टूड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, और अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग समझते थे। एंड सम इवन चूज टू लीड लार्ज आइसोलेशन सॉलिटरी लाइफ। For example, Ralph Waldo Emerson wrote an essay called Self-Reliance in 1841, describing the importance of determining your own path and relying on your रिसोर्सेज। और राल्फ वाल्डो ने अपनी एक जो वर्क है वो लिखा था सेल्फ रिलायंस इन 1841 में, जो कि इस इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट है अ ब्रेक फ्रॉम कन्वेंशन। रोमांटिसिस्ट वर रिबेल्स एट हार्ट। रोमांटिसिस्ट जो उन्होंने जो ओल्ड कन्वेंशन होती थी उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था और एक जो रिएक्शन होता है अगेंस्ट कन्वेंशन, उस रूल पे फॉलो किया था। Many of them were attracted to movements related to individualism and freedom from expression. बहुत से जो रोमांटिक राइटर्स थे वो उन मूवमेंट में इंटरेस्टेड थे जो कि इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन को प्रमोट करती थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अदर मूवमेंट टुवर्ड डेमोक्रेसी इंस्पायर्ड मैनी रोमांटिक फिलोसोफर्स। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी और जो दूसरी मूवमेंट थी, उन्होंने डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो मूवमेंट थी उन्होंने बहुत से रोमांटिक फिलोसोफर्स और पोइट्स को इंस्पायर किया था। दे बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू डिसाइड व्हाट एंड हाउ दे वांटेड टू राइट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फॉर्मल रूल्स एंड कन्वेंशन। वो ये चाहते थे कि इंडिविजुअल जो है, जो एक राइटर है, उसको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकता है, ना कि उसको फॉर्मल रूल्स या कन्वेंशन को फॉलो करने पर मजबूर किया जाए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट। रोमांटिसिस्ट जो थे वो इंटरेस्टेड थे डिवाइन में, रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में। रोमांटिसिज्म जो है वो उसके अंदर अकल्ट भी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे एडगर एलन पो ने स्पिरिचुअल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं अपनी स्टोरीज़ में और पोएम में। स्पिरिट ऑफ डेड उनकी एक पोएम है जो कि डिवाइन मिस्ट्री को डिस्क्राइब करती है, डिपिक्ट करती है। दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें कंट्रास्ट विद न्यो क्लासिसिज्म के ख़िलाफ़ रिएक्शन
था। लव फॉर फ्रीडम को ये पसंद करते थे। सब्जेक्टिविटी थी, मीन्स कि अपनी इनके जो इमोशंस होती थी, अपनी इनके जो फीलिंग्स होती थी, उनको ये ज़्यादा अपने वर्क के अंदर पोर्ट्रेट करते थे। सिंप्लिसिटी होती थी, सिंपल स्टाइल होता था हम। और रोमांटिक एज की जो पोएम्स हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे वर्ड्सवर्थ की होगी, और इमेजिनेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।